सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाक भारत टाकरा। भारत ने खित्ते के अमन को तबाह बर्बाद करने के लिए एक नया गेम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान पर इल्जामात लगाने वाला भारत खुद दहशतगर्दों की मुआवनत और सरपरस्ती कर रहा है। भारत को पाकिस्तान का सुकून आपको पता है कि रास नहीं है, रिवायती हरीफ है। सुबह शाम रात बस एक ही सोच सवार है कि पाकिस्तान को 4 हिस्सों में कैसे तकसीम किया जाए। पाकिस्तान को बर्बाद करने के ख्वाब देखने वाला भारत अपने मकासद पर पूरा उतरने के लिए दाइश को इस्तेमाल कर रहा है। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान की कोशिश है, जिद्दोजहद और कामयाबियां भारत से हजम नहीं हो रही। भारत को ये मालूम है कि अगर अफगानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में भी अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होगी। बस ये बात मोदी सरकार को रास नहीं आई और नफरत से दो चार है मोदी सरकार, उसने अफगान अमन अमल को सबूताज करने की भरपूर कोशिश की है। इसके बाद भी जब मकासद हासिल नहीं हुए तो एक और नया खेल, एक ग्रेट डबल गेम 2019 में शुरू किया गया। इब्तदाई नताइज 2020 में आने का हदफ रखा गया, मगर कोरोना की वजह से ताखीर हो गई। 2021 के आगाज के साथ ही नरेंद्र मोदी ने ये जो डबल गेम है इस पर दोबारा अमल शुरू कर दिया। इसके मास्टरमाइंड का सुराग लगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। डिफेंस स्टडीज के एक उस्ताद अविनाश ने भारत और दाइश के गठजोड़ को बेनकाब कर दिया और वाजे कर दिया कि भारत ने किस तरह दाइश को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया और दाइश के साथ मिलकर दोहा में भी अमन तबाह करने की कोशिश की है और काबुल में सिखों के गुरुद्वारे पर हमला भी करवाया, जिसका मास्टरमाइंड हिंदुस्तानी शहरी निकला। भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है और फिर एक दिन ऐसा आता है कि खुद ही अपने खेल में फंस जाता है और अपनी ही जनता के आगे और दुनिया के सामने रुसवा होता है। गुज़िश्ता दिनों भी ऐसा ही कुछ हुआ और मोदी के कठपुतली एंकर की आपको पता है कि व्हाट्सएप जो चैट है उसने मोदी के तमाम काले करतूतों से पर्दा उठा दिया। जिन मेहमानों को मैंने दावत दी उनका तारुफ करवाती हूँ। ब्रिगेडियर गजनफर साहब मेरे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। कर्नल धर्मवीर सिंह साहब भारत से मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया कर्नल साहब ज्वाइन करने के लिए। और रिफत वानी कश्मीर से मेरे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया रिफत ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज मैं ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपसे करना चाहूंगी। ब्रिगेडियर साहब, हर चीज सामने आती चली जा रही है और कितने सबूत चाहिए दुनिया को ये रियलाइज करने के लिए कि भारत जो है वो फसाद की जड़ है। भारत को खित्ते का जो अमन है वो किसी तौर भी कबूल नहीं, किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और ये जो अरनाब की व्हाट्सएप चैट है इस पे भी जरा तबसरा कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिज़ा। सबसे पहले तो जो कि आपके साथ एक इंडियन मेहमान भी हैं, तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि अगर जब हम बात करके यहाँ पे बैठ के या कहीं और बैठ के इंडिया के हवाले से बात करते हैं, जैसे अभी आप एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की तरफ रेफ़र कर रही है, कुछ चीज़ों की तरफ रेफ़र कर रही हैं, तो उसका जो मतलब होता है उस बात करने का, उसमें इंडिया के जो आम आवाम हैं, मेरी तरह और मेरे से की तरह के और बहुत सारे वहाँ रहने वाले लोग, वो रेफरेंस उनकी तरफ नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ अदवार में या आजकल के दौर में या इससे पहले के दौर में जो लीडरशिप का एटीट्यूड रहा है, चाहे वो पाकिस्तान की तरफ रहा, चाहे वो खित्ते की तरफ रहा, चाहे अपने इनवर्ड लुकिंग अपने लोगों की तरफ रहा, वो तमाम रेफरेंस उस लीडरशिप की तरफ होता है। क्योंकि लीडरशिप होती है जो पॉलिसीज़ बनाती है, लीडरशिप होती है जो मुल्क को लेके आगे चलती है। बाकी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो तो सिर्फ उन चीज़ों को देखने के लिए और उन अवामिल के रद्द अमल को अब्जॉर्ब करने के लिए मौजूद होते हैं। तो इसमें किसी भी तरीके से इंडिया के आम आवाम जो हैं वो भी हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह रहते हैं, लेकिन जो लीडरशिप होती है, उनके जो बयानात होते हैं, उनके जो अमल होते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो असरअंदाज होती है। जैसे आज देखिए आप इंडिया की जो बारबैरिक पॉलिसी कश्मीर के अंदर हैं, उनके अंदर आप देख लीजिए, कल परसों न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल आया। मैं अपनी तरफ से कोई नहीं कहूँगा, ना पाकिस्तान की तरफ से कुछ कहूँगा, मैं आपको रेफ़र करूँगा उन न्यूट्रल लोगों की तरफ से जो अभी भी कुछ ह्यूमन राइट्स की वैल्यू रखते हैं, चीज़ों को देखते हैं, उनका दर्द फील करते हैं। तो अभी एक न्यूयॉर्क टाइम्स में परसों एक आर्टिकल छपा है और उसने कहा कि इंडिया कश्मीर के हवाले से उन्होंने कहा कि अपना हाउस बोट सिंक्स इन इंडिया इन कश्मीर, ये उसके टॉपिक है और उसके अंदर उठा के पढ़ लें। उन्होंने जो पर्दा चाक किया है न सिर्फ इंडिया के नरेंद्र मोदी जैसे लीडर का, बल्कि उनके साथ जो उनके गमाश्ते और भी उनके गिर्द बैठे हुए हैं जो दहशतगर्दी के ऊपर बेस करके ट्रेनिंग देते हैं, फैशिस्ट एटीट्यूड को लेके इंडिया में चल रहे हैं आगे और लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। और सबसे बड़ा जुल्म कश्मीर के अलावा आज इंडिया में जो किसानों की जो रैली है उसके अंदर देख लीजिए। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने पूरे का पूरा पोल खोल के रख दिया है
और उन्हें जो इंडिया का चेहरा दिखाया है, यानी इंडियन लीडरशिप का जो चेहरा दिखाया है, वो बहुत ही ब्लैंक है, वो बहुत ही भयानक चेहरा है, वो बहुत ही गंदा चेहरा है। उस चेहरे के अंदर औरतों की अस्मत दरी इन्वॉल्व है, उस चेहरे के अंदर टॉर्चर इन्वॉल्व है, उस चेहरे के अंदर लोगों की किलिंग इन्वॉल्व है, उस चेहरे के अंदर इंसानियत की धज्जियाँ उड़ाना इन्वॉल्व है। उससे थोड़ा आगे चले तो हिंदू अपने टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट छापी है पिछले 20 जुलाई को, गालिबन वो छपी थी लास्ट ईयर ही, और उसके अंदर लिखा था कि वहाँ पे उन्होंने एक राष्ट्रीय राइफल की एक यूनिट का रेफरेंस दिया था टाइम्स ऑफ इंडिया ने, और कहा था कि वहाँ पे लोगों को अगवा करके इंडियन आर्मी की राजपूताना राइफल का उन्होंने जिक्र किया था कि वो लोगों से जो है वो तावान वसूल करती है और तब वो बच्चों को छोड़ती है। उसके बाद अगर आप मुख्तलिफ, अभी आपने एनिमी का जिक्र किया, उसके अंदर जो डबल गेम इंडिया खेल रहा है वो भी सामने आ गई है। और वो डबल गेम कौन खेल रहा है? वो डबल गेम नरेंद्र मोदी खेल रहा है, वो डबल गेम बाबू बजरंगी खेल रहा है, वो डबल गेम जो है आरएसएस की लीडरशिप खेल रही है, वो डबल गेम बीजेपी की। यानी पूरे इंडिया के अंदर तो जो चीज़ें हैं ही हैं, जो अपने अवाम के ऊपर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं और जो चीज़ें जिस तरह हो रही है, उसमें जो खित्ते के अंदर जो कुछ हो रहा है या जो कुछ किया जा रहा है वो बहुत ही तकलीफ देह है। और वो तकलीफ देह इसलिए है कि मैं कोई अपनी तरफ से क्या कहना चाहूँगा, एक किताब आई है अभी रिसेंटली, किताब आई है और वो एक इंडियन ऑथर ने लिखी है, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इंडिया के अंदर की है। उनका नाम है आशीष कहतान। उन्होंने एक किताब लिखी है और उस किताब का टॉपिक है अंडर कवर, माई जर्नी इन टू डार्कनेस। और वो अंडर कवर जो है वो आरएसएस और बीजेपी की लीडरशिप के जो मुख्तलिफ शाखाज हैं और मुख्तलिफ जो उनकी चीज़ें उनके अंदर गए हैं, और वहाँ जो उन्होंने इंडिया की पिक्चर पेंट किया, उसका एक सेंटेंस ही आपका दिल हिला देने के लिए काफ़ी है कि वो लिखते हैं कि बीजेपी और आरएसएस की लीडरशिप के जो लीडर्स हैं उनके लिए रेप और मर्डर जो है ना, दे एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन ऑन ए कप ऑफ कॉफ़ी और कप ऑफ टी। यानी ये साइकी है, ये एटीट्यूड है, ये उस वक्त उस जमात का जो इंडिया को लेके इस वक्त लीड कर रही है, जो इंडिया के ऊपर इस वक्त बैठी हुई है, जो इंडिया के ऊपर जो है वो हुकूमत कर रही है। तो जब इस किस्म की फैशिस्ट किस्म की, एक डिक्टेटोरियल किस्म की, एक दहशतगर्द किस्म की लीडरशिप होगी जिसके नाम नरेंद्र मोदी है, जिनकी जब तस्वीर दुनिया में लगती है तो आधी हिटलर की तस्वीर लगती है, आधी नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगती है। और जब ये तस्वीर लगती है तो दुनिया में क्या मैसेज कन्वे होता है, लेकिन उसको मैसेज की परवाह नहीं है। इसलिए कि जो कुछ इंडिया में हो रहा है आज, वो आप दिल्ली में पूरी दुनिया देख रही है, और जब वो दुनिया देख रही है तो उसके रिपल्स जो है वो अमेरिका में भी जा रहे हैं, उसके रिपल्स यूएनओ में भी जा रहे हैं। अभी जो बाइडन की जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस, उन्होंने जो कुछ कहा था, या जो बाइडन ने जिस तरह इंडिया को कहा था, जो अमेरिका को हमारी पॉलिसी पे तो नहीं चलता कि अमेरिका की तो अपनी पॉलिसी है, ट्रंप की अपनी पॉलिसी थी कि वो शेड कर रहे थे इंडिया को, वो इंडिया के अंदर जो जुल्म हो रहे थे ट्रंप उसके ऊपर नहीं बोल रहा था। हाँ, उसने सालिसी की जरूर पेशकश की थी कश्मीर के ऊपर, लेकिन अभी जो बाइडन और जो कमला हैरिस ने कहा है वो इंडिया की लीडरशिप का भयानक और गंदा और एक बहुत ही गिरा हुआ चेहरा, एक बहुत ही बिलो दी स्टैंडर्ड चेहरा, एक मैं कहता हूँ मतलब एक बहुत ही गंदा चेहरा, एक गंदी किस्म की रिफ्लेक्शन जो दुनिया में जा रही है, उसमें इंडिया के लोगों को फिक्र होनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। अभी परसों एक रिपोर्ट चल रही थी मीडिया पे कि इंडिया के अंदर फौजी जो है कोई 1129 फौजी हैं जो कश्मीर के अंदर जो डिप्लॉयड है, जो सुसाइड कर चुके हैं। एक लेफ्टिनेंट कर्नल थी लेडी, उन्होंने सुसाइड की। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो अब रिफ्लेक्शन आहिस्ता आहिस्ता सामने आती जा रही है, जो क्योंकि हम इंडिया एक नेबर है, तो ये एक तकलीफ दे रिफ्लेक्शन। और कश्मीर के अंदर जो जुल्म ढाया जा रहा है, मेरा ख्याल यहाँ तो वो जुल्म ढालेंगे, लेकिन इसका अंजाम उनके अपने लिए भी बहुत बुरा होगा। इनके वहाँ पे जो लोग जुल्म ढा रहे हैं वो कोई किसी अच्छी तकदीर से नहीं मिलेंगे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने जिस वक्त मारा था, सिखों को कत्ल किया था, तो जिस तरह इंदिरा गांधी को मारा गया और जिसका उसको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे कत्ल किया गया, ये एक आई ओपनर होना चाहिए थे इंडियन लीडरशिप के लिए कि जी जब आप और उसके बाद देखिए राजीव गांधी के साथ क्या हुआ, उनके दूसरे बेटे। तो ये जो लीडरशिप जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होती है, वो दहशतगर्दी जो मजहब की बेस, इंडिया जो हिंदू मजहब है वो कभी किसी जगह पर भी दहशतगर्दी की तरबियत नहीं देता, दहशतगर्दी की तरगीब नहीं देता, दहशतगर्दी को लेके आगे नहीं चलता। अमन के मजहब होते हैं सारे, लेकिन जब उस मजहब के अंदर आप पॉलिटिकल दहशतगर्दी की फैशिज्म की पॉलिसी लगा देते हैं। मौका देती हूँ।
ठीक है, आपकी बातों का जवाब मेरे ख्याल से कर्नल रणवीर सिंह साहब से लेते हैं। रणवीर सिंह साहब, मेरे ख्याल से मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं, ब्रिगेड साहब ने बहुत से अहम सवाल उठा दिए, आपके पास क्या जवाब है बतौर हिंदुस्तानी? आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको हिंदुस्तान में जो इस तरह की ये जो हुकूमत है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज हैं, आप मुतमईन है बतौर हिंदुस्तानी शहरी? मेरे को ब्रिगेडियर साहब की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरे को इतनी खुशी हुई कि पाकिस्तान में डर है और नरेंद्र मोदी का खौफ है। ये बरकरार रहना चाहिए, इसी तरीके से बरकरार। गलत बात ना करे, खौफ कोई नहीं है, खौफ कोई नहीं है। मैंने कोई खौफ की बात नहीं की। वाई शुड आई बी अफ्रेड ऑफ नरेंद्र मोदी? देखिए कर्नल साहब, हकीकत पे बात, मैंने खौफ की कोई बात नहीं की है, मैंने हकीकत की बात की। उस हकीकत पे आप भी बात कर लीजिए। ओके, अगर मेरे को अनइंटरप्टेड टाइम मिलेगा तो बात करूंगा। फिजा, इस बार उस तरीके से बात नहीं करूंगा। प्लीज कंटिन्यू। ठीक है ब्रिगेड साहब, जरा आप जवाब सुन लीजिएगा, फिर मैं रिफत को शामिल गुफ्तगू करूंगी, फिर आपके पास आऊंगी। ब्रिगेड साहब, आपको जो पॉइंट्स अगर आप जिसका जवाब देना चाहिए प्लीज साथ साथ लिखते जाइए, आप अपनी बारी पे जवाब दीजिएगा। जी कर्नल रणवीर सिंह साहब। हाँ, तो जैसा मैंने कहा कि सॉरी प्लीज गो अहेड। जी, बहुत खुशी है कि, दोबारा दोहराऊंगा कि मेरे को बहुत खुशी है कि नरेंद्र मोदी का खौफ है और ये दुश्मन के दिलो दिमाग में, जहन में ये खौफ बरकरार रहना चाहिए। हम सारे के सारे नरेंद्र मोदी के साथ हैं और अभी उसकी पॉपुलैरिटी हिंदुस्तान में शाया हुई है और 74% उस आदमी की पॉपुलैरिटी है। बहुत ही दिलेर लीडर हुआ है जो कि अपीजमेंट की पॉलिसी को नहीं इख्तियार करता है और बहुत ही खूंखार किस्म का आदमी है अगर दुश्मनों की तरफ से बात करी जाए तो। और उसके मंसूबे भी बिल्कुल उसी प्रकार से, बहुत ही खौफनाक मंसूबे हैं और ये मंसूबे बिल्कुल रद्द अमल में आएंगे अगर कोई इस प्रकार की घटना होगी, कोई बात करी जाएगी जिसमें हमारे मुल्क के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आंच आए। जहां तक ब्रिगेडियर साहब ने बोला कि हिंदुस्तान की फौज में बहुत रेप और इस टाइप की चीजें जो है ये बहुत नॉर्मल है, और किसी राइटर का नाम लिया कि भाई ओवर ए कप ऑफ कॉफी वहां पर रेप और मर्डर की बातें हो जाती हैं, तो मैं सिर्फ ये बात बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा और आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि मेरे ख्याल से बलूचिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर बहुत सारी ऐसी लंबी फहरिस्त है जो कि अगवा करके लोगों का अता पता नहीं लगा, मास ग्रेव्स भी मिली हैं और नारे लगते हैं खैबर पख्तूनख्वा में कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। बंगाल में क्या हुआ, 3 लाख औरतों के साथ में रेप किया गया, लाखों लोगों को मार दिया गया। सॉरी कर्नल साहब, मैं आपकी बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रही थी। ये नारे कौन लगवाता है? ये क्या किसी से ढकी छुपी बात है? चलिए, हमारे मुल्क के अंदर अगर ऐसे कुछ लोग हैं, उनको ऐसे नारे कौन लगवा रहे हैं? नजीत कुमार डेविल लगवाते हैं। हाँ बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, मैंने कहा जरा कर्नल साहब से पूछू ना मैं, कौन लगवा रहा है ये नारे, कौन है पीछे, जरा आप बताइएगा ना। आप देखिए, आपका मुल्क है, हमें क्या पता कौन लगवा रहा है। आप पूछिए जाके कि क्यों, कौन लगवा रहे हैं। आपकी मरियम नवाज जाके आपका मुल्क लगवा रहा है, आपकी रॉ लगवा रही है। चलो जी, ठीक है जी, आपको जैसे अच्छा लग रहा है, जैसे आप मुतमीन हो, आपको जैसा ठीक लगे, लेकिन बाकी सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि क्या हो रहा है, तो उसकी आप चिंता ना करें। अभी बेचारे मार्च में शिया लोगों को मार दिया गया और आपने वो देखा किस तरीके से वो धरने पर बैठे रहे, फिर नाम नेहाद सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर गए बड़ी मुश्किल से। तो ये सारी चीजें होती है, सबको मालूम है। और आपके दिमाग में जो भी कोई खुश फहमी, गलत फहमी हिंदुस्तान के खिलाफ है, वो जो ब्रिगेडियर साहब ने जो एक पैम्फलेट पढ़ा, मेरे को बड़ा मजा आया। मेरे को सही बताऊं तो मेरे को दिल में बहुत सुकून मिला, मेरे को बहुत तसल्ली हुई कि गुड, ऐसा ही होना चाहिए, वेरी गुड। अच्छा जी, ठीक है रिफत, मैं आपकी तरफ फिर साहब से बात में जवाब लूंगी। रिफत, आप क्या कहना चाहेंगी कश्मीर के हवाले से, जो कश्मीर पर ये बाकायदा इनकी फौज मुसल्लत है और इसके बावजूद मैं सलाम पेश करती हूँ कश्मीरियों के जज्बे को कि कश्मीरी डरते नहीं है, घबराते नहीं है, उसी तरह वो वहाँ पे जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन ये जो इंडियन आर्मी, इंडियन सेना है, इनको की बात क्यों समझ नहीं आती है कि कश्मीरियों को दबाने के लिए इतनी लाख जो फौज है वो भी कम पड़ गई, यानी उनके जज्बे के आगे इनको घुटने टेकने पड़ेंगे और एक दिन ऐसा आएगा। ये बात ही जितनी जल्दी समझ ले उतना बेहतर होगा। क्यों नहीं समझ रहे, क्यों ये देर करें, क्यों अपना ही नुकसान करें? जगहसाई हो रही है इनकी पूरी दुनिया में, बल्कि जगहसाई से भी ज्यादा जस्टिफाइड यहाँ पे लफ्ज़ होगा कि जलील हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं कि कितने जालिम बन गए ये लोग कश्मीर में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजा जी, अगर आप मुझे अलाउ करें तो जो बलबीर सिंह जी हैं, इनका नाम मैं सॉरी नाम इनका नहीं। दनवीर सिंह जी, कर्नल दनवीर सिंह साहब और ब्रिगेडियर गजनफर साहब जी। जी, मैं इनकी कुछ बातों का जवाब देना चाहूँगी। इन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए। इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में जो है वो नारे लगते हैं कि जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। मतलब ये इंडिया में रहते हैं और ऑब्वियसली हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं ये लोग, तो इनको क्या कश्मीरियों के नारे सुनाई नहीं देते? हम जब नारे लगाते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे इंडियन वर्दी है। जो हमारे यहाँ जो अभी कुछ दिन पहले 30 दिसंबर को वो जो 3 और बच्चों को जो है फेक इनकाउंटर में जो कि सिर्फ अपना एडमिशन करवाने के लिए गए थे, आज पुलिस अपना बयान बदल रही है। पुलिस कह रही है, पहले उन्होंने कहा कि ये मिलिटेंट्स हैं और अब वो कह रहे हैं कि ये OGWs हैं। ठीक है, अगर OGWs हैं तो उनको फेक इनकाउंटर में क्यों शहीद किया गया? उनके ऊपर जो है PSA क्यों नहीं लगाया गया? उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? फिर OGWs के पास तो वहां पे वेपन होता नहीं है, तो वो उनके ऊपर जो है वेपन कहां से ला के डाला गया? तो बलबीर सिंह जी, क्या सॉरी जो भी आपका नाम है सर, सॉरी मुझे आपका नाम सही समझ नहीं आ रहा, तो आपको क्या हमारी आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, रिफर किए पंजाबी लोग हैं, पंजाबी लोग मेरे नाम को तनवीर बोलते हैं। मेरा नाम तनवीर नहीं, मेरा नाम है दानवीर। पंजाबी लोग जब बोलते हैं तो उसको दानवीर सिंह साहब, ठीक है दानवीर सिंह साहब जी। जी, दानवीर सिंह जी, दूसरा आपने कहा कि मोदी जी जो है बहुत ही खतरनाक हैं, खौफनाक हैं, और मीडिया के हवाले से बात हुई तो मैं कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान इंडिया से जो है 10 गुना छोटा मुल्क है। आई थिंक यूपी से भी छोटा। यूपी की 30 करोड़ के अबाउट मेरे ख्याल से शायद इतनी उसकी पॉपुलेशन है, और पाकिस्तान इज जस्ट 19 और 22 करोड़ इसकी वो पॉपुलेशन है। तो आपका मीडिया 24/7 पाकिस्तान 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 कर रहा होता है। ठीक है, आप लोगों ने जो है वहां पे आप कह रहे हैं कि इतना सब कुछ वो कर रहे हैं, मोदी इतने खतरनाक हैं, उन्होंने पता नहीं क्या कर दिया है। मुझे तो गलवान में कुछ भी नजर नहीं आया। आपकी जो वो मोदी जी का जो वो आप भयानक और खतरनाक और खौफनाक, आप तो अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने वहां पे 101 वहां पे पूरी बस्ती वहां पे उन्होंने बसा दिया है चाइना ने। तो वहां पर आपका जो मोदी जी का जो वो जो 56 इंच सीना है वो क्यों जो है छोटा हो जाता है? वहां पर आप लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं? हर इंसान जो है, हर मुल्क जो है, दूसरा जो अपने से छोटा मुल्क होता है उसको दबाने की कोशिश करता है। आप लोगों ने जो कश्मीर के अंदर जितने क्राइम्स किए हैं उसकी फहरिस्त जो है वो तैयार हो रही है, और एक दिन वो कहते हैं ना कि कर्मा पे आप बिलीव करते हैं ना, तो ये कर्मा है। ये जो अर्नब गोस्वामी की जो चैट है, इससे आपका जो है भयानक चेहरा सामने आ जाता है। 19 साल का लड़का कैसे इतना जो है वेपन वहां पे वो RDX पहुंचा था और उसने इतना ब्लास्ट किया। वो भी उसने कहा कि ये ऑलरेडी जो है बीजेपी के इलेक्शन के लिए था। वो सारी चैट में वो सारा हो गया। तो यहीं से पता चलता है कि कश्मीर में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है उसके पीछे आप लोग हैं, आपकी वर्दी है। आई एम सॉरी, मुझे ये ब्लेम गेम्स अच्छी नहीं लगती है, लेकिन फैक्ट से ही है। मैं खुद कश्मीर से हूँ, मेरी पैदाइश वहां से है, मेरा पूरा खानदान वहां पर है। मैं जानती हूं कि वहां पे आप लोग किस तरह के क्राइम्स कर रहे हैं। आपने हमारी इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचाया है। आज की न्यूज है, आज अनिल अंबानी जो है वो वहां पर आए हैं। अनिल अंबानी जो कि अपने आप को बैंक डिफॉल्टर शो कर चुके हैं, लेकिन उसके पास कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है। हमें भी बुरा लगता है कि हिंदुस्तान की जो जनता है उसका पैसा ये लोग दबा जाते हैं, और लेकिन कश्मीर में आके वो जमीनें खरीदेंगे, कश्मीर में आके जो है वो बिजनेस करेंगे, और कश्मीर के लोगों का बिजनेस आपने ठप करके रख दिए। पिछले 1.5 साल से हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज सर बंद हैं। हमारी इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन हमारे लोगों के लिए कोविड लॉकडाउन है, लेकिन वहां से इंडिया से बसेस और जो एयरप्लेन है उससे जो है यात्रियों को और उनको भेजा जा रहा है। उनके लिए कोई कोविड नहीं है। वो आ रहे, वो फ्रीली वो वहां पे घूम फिर रहे हैं, लेकिन हमारे लोग बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि कोविड लॉकडाउन है। हमारे पास आज तक जो है 4G इंटरनेट अभी तक रिस्टोर नहीं कर रहे। क्यों? एक इंटरनेट से भी आपको इतना डर है, हमारे बोलने से आपको डर है, हमारे लिखने से आपको डर है। हमारे तमाम इंटेलेक्चुअल्स जो है इस टाइम जेलों में बंद हैं। और ये बात इन्होंने बिल्कुल सही की है, वो जो दूसरे जो ब्रिगेडियर साहब है उनका नाम नहीं आता, उन्होंने बिल्कुल सही बात की है कि
वहां पे जो मासूम बच्चे हैं उनको उठाया जाता है, उनके ऊपर पीएसए लगा दिया जाता है, और उस बेचारों के पास पैसे नहीं होते अपने जमानत करवाने के लिए। और कितने लोगों की जो है, मैं उनके लिए जो है कंपेन कर रही होती हूँ सोशल मीडिया पे कि इनके लिए जो है कुछ किया जाए और इनको जो है छुड़ाया जाए, क्योंकि इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, कोई इनके पास पैसे नहीं है, बेगुनाहों को उठा के ले जाते हैं। कितने लोगों को जो है इन्होंने गायब कर दिया और उसके बाद उनको जो है ना फेक एनकाउंटर्स में उनको ठीक है किया गया। अभी रिसेंटली जो शोपियां में एनकाउंटर हुआ था, उसका वो अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है और वो गिल्टी था, वो जो मेजर था। ठीक है जी। अच्छा जी, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये सब कुछ वहां पे हो रहा है और ये इंडियंस कर रहे हैं वहां पे, इनकी सेना कर रही है, इनका नरेंद्र मोदी सब प्लान कर रहा है। मुझे बताइएगा, फिर भी ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। अटूट अंग के साथ ऐसे कौन कर सकता है? मैं अब क्या कहूँ, जो शख्स खूनखार, खौफनाक अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस किस्म के लफ्ज़ इस्तेमाल करे, तो खूनखार और खौफनाक तो जानवर होते हैं, इंसान तो खूनखार और खौफनाक नहीं होते। आप बता दीजिए कोई इंसान खूनखार है? खूनखार वो होता है जो, या चुड़ैल खूनखार होती है। कहते हैं ना, इनके यहाँ वो दूसरे जन्म का तस्वुर है ना, शायद इनको खूनख्वारी उनसे याद आई। अगर आप अपने लोगों का खून पी के खूनख्वार होते हैं, वेरी गुड, मैं 2 तालियां बजाता हूँ। अपने लोगों के लिए खौफनाक होते हैं, मैं मतलब है कोई, आई डोंट नो विच वर्ल्ड दे आर लिविंग इन, लेकिन शर्म की भी कोई इंतहा होती है। लेकिन जब आप, जैसे नरेंद्र मोदी बेशरम हो चुका है दुनिया में, उसको गालियाँ दे आप, जो मर्जी करे, उसको फर्क नहीं पड़ता। ही इज द बिगेस्ट टेररिस्ट एवर बॉर्न। हिटलर के बाद ये हिटलर से भी 2 कदम आ गया। हिटलर ने तो जो कुछ किया था, कुछ चीज़ों को सामने रखा था, इस शख्स के अंदर कोई मॉरल एथिक नहीं है, बिकॉज के बाप का नाम किसी को पता नहीं है। और जिसके बाप का नाम नहीं पता होता वो खूनख्वार नहीं होता। अगर ये खूनख्वार होता ना तो चाइना के सामने खड़ा हो जाता। ये मक्कार और झूठा शख्स है। आई कैन टेल यू विद प्रूफ ये किस तरह मक्कारी और झूठी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इस किस्म के लोगों को, वी डोंट किक देम इवन। ही कैन बी अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, बट फॉर अस ही इज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। अगर वो खूनख्वार और खौफनाक है तो चाइना के आगे क्यों लंबे लेट गए हो? यानी ये इतना झूठा शख्स है, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, ये इतना झूठा शख्स है कि इसने अपनी कांग्रेस में बयान दिया, अगर आपको याद होगा, कि चाइना ने तो हमारी सीमा ही पार नहीं की है। चाइना ने तो हमारी सीमा पार नहीं की है। चाइना तो अपने इलाके में है। जो शख्स अपना इलाका बेच के ये कहे कि सीमा पार नहीं की है और अपनी कांग्रेस, उससे बड़ा झूठा और बेईमान शख्स कोई होगा? आज कल ही एक बीबीसी की रिपोर्ट चली है, चाहे हम अपना डिस्प्यूटेड ओवर इलाके के ऊपर, उन्होंने कहा कि जी अपना ये हिंदुस्तान, अपना इंडियन टीवी पे ये रिपोर्ट चली है। इंडियन टीवी पे ये रिपोर्ट चली है कि चाइना जो है वो और आगे आके वहाँ पे बंकर बना रहा है और घर बना रहा है और अपनी हटमेंट बना रहा है, और उन्होंने वहाँ पे एक विलेज कायम कर दिया। खूनख्वारी कहाँ गई? किसका खून पिया? किसानों का खून पिया, कश्मीरियों का खून पी रहा है। खून चुड़ैलें पीती हैं, या खून जो है दरिंदे पीते हैं। तो ये किस किस्म का, क्या ये इंसान है? ये तो खुद ही कह दिया कर्नल साहब ने कि वो खूनख्वार है। तो इसका मतलब है कि खूनख्वार तो इंसान नहीं हो सकता ना। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, उन्होंने तो मेरा पॉइंट साबित कर दिया। आई एम सेइंग कि इज नॉट अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो इस किस्म की लीडरशिप अपने मुल्क को, अब माओस के अंदर इंसर्जेंसी चल रही है, माओस के अंदर इंसर्जेंसी चल रही है, वहाँ ये दाइश को इंटरडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, केपी खुरासान को। इन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान में, हाँ बिल्कुल हमारे शिया हज़ारा लोग मारे गए, बलूचिस्तान में शहीद हुए, बड़ा दुख है हमें उसका। उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसके अंदर केपी खुरासान जो है वो IS खुरासान जो है वो इन्वॉल्व है। और IS खुरासान का जो हेड है, वो जो अपना हेडक्वार्टर है वो इंडिया के अंदर है। उसके अंदर अभी एक इंडियन ऑथर ने किताब जो लिखी है एनिमीज एनिमी के अंदर, उन्होंने ट्रेस करके बता दिया है कि कौन शख्स है हिंदी और किस तरह वो कर्नाटका से आया था और किस तरह, यानी ये अपने मुल्क के अंदर वो खूनख्वार आदमी दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दे रहा है, और वो अब ISIS का हेडक्वार्टर बना रहा है। या जो कुछ उस खूनख्वार ने जो कुछ जाके किया, चलो खूनख्वार मुजी कहते हैं उसको,
उस खूनख्वार मूजी ने जो कुछ किया श्रीलंका के अंदर जाके, खौफनाक आदमी ने, वो श्रीलंका में जो चर्च के अंदर लोग इबादत कर रहे थे उनको मार दिया। ये खूनख्वारी है। जो कुछ खूनख्वारी हो रही है दलित के साथ वो आपको पता है, सिखों के साथ खूनख्वारी हो रही है। सिखों के साथ जब इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन किया था तो वो दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद ट्रेनें रोक के 303,000 सिखों को मरवा दिया था खूनख्वारों ने और खौफनाकों ने। हमारे खिलाफ जब कुछ किया बालाकोट में तो हमने खूनख्वारी को उधर ही दबा दिया जिधर दबाना चाहिए था, कि अगले ही दिन। और हमने ये लफ्ज़ कहा कि वी विल हिट एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग एंड द चूजिंग ऑफ आवर ओन टारगेट। और मारा जाके उस जगह पे मारा जहाँ इंडियन आर्मी चीफ बैठा था। हमने नहीं कहा हम खूनख्वार है, हमने कहा वी विल हिट यू, वी विल हिट बैक। और उस जगह पे हमारा जो इंडियन आर्मी चीफ बैठा, हम उसके भी चीथड़े उड़ा सकते थे। जो आज चेयरमैन CDS जो है इंडिया का, बिपिन रावत, जो दहशतगर्दी का हिस्सा है, जो इंडिया की पॉलिटिकल फिलॉसफी का हिस्सा बना हुआ है, उसको रिश्वत दे के बिठा दिया वहाँ पे CDS तीनों फोर्सेस को कंट्रोल करने के लिए। ये खूनख्वारी होती है, ये खौफनाकी होती है। ये रद्द अमल था कि जाके मारा, दिन में 10 बजे क्रॉस किया इंटरनेशनल बॉर्डर, 2 तैयारों को हिट किया। अब हमने तो 2 तैयारों को हिट किया था, इनकी प्रोफेशनल आर्मी और प्रोफेशनल एयरफोर्स ने अपना ही हेलीकॉप्टर मार गिराया, उसके अंदर 11 एयरफोर्स के लोग शहीद कर दिए। तो खूनख्वार तो ये हैं। फिर ये तो ठीक कह रहे हैं कंस साहब, आई एक्नॉलेज। सही सही। अच्छा कर्नल रणवीर सिंह साहब, एक और चीज बताना जरा खूनख्वारी से, मुझे याद है एक मिनट। अच्छा ब्रिगेड साहब, एक सवाल जरा पूछना चाहती हूँ कर्नल साहब की मौजूदगी का फायदा उठाते हुए। बता दूं फिजा मैं ये बता दूं, जी जी फिजा मैं हमारे खिलाफ कुछ करोगे वो पुराने जमाने चले गए जी। अभी ग्लोबल वर्ल्ड पावर की रैंकिंग आई है, उसने कहा पाकिस्तान आर्मी इज द 10th लार्जेस्ट मोस्ट पावरफुल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड। हमारे खिलाफ कुछ करोगे तो मैं ये बता दूं, वी विल हिट यू बैक एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग, एट दिस टाइम ऑफ एंड द सिलेक्शन ऑफ आवर ओन टारगेट। हम हिट बैक करेंगे, खूनख्वारी कर लो या खौफनाकी कर लो, हमें तो डर किसी का नहीं होता। खौफनाकी का डर है कर्नल साहब को, खूनख्वारी का डर है इंडिया के लोगों को। वो जो मर रहे हैं, पिस रहे हैं, वो आसवा जो वो जो जामिया मिलिया में जिस औरत थी जो बेचारी फैमिली वे में थी, जिसको तुमने मारा था, जिसको तुम्हारी पुलिस पकड़ के ले गई थी, वो उनके लिए तुम खूनख्वार और खौफनाक हो। वी कुड केयरलेस, हमें कोई परवाह नहीं है। मारो अपने लोगों को, करो खूनख्वारी, करो खौफनाकी। कश्मीर में खूनख्वारी कर रहे हो ना, कश्मीर में खौफनाकी कर रहे हो, दुनिया मार रही है। अब जो छोड़ो, औरों को तो क्या मारोगे, किसी को तो क्या मारोगे। वो करकारे को किसने मारा था? आपका अपना आदमी था ना। वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था समझौता एक्सप्रेस की और इस कंक्लूजन पे पहुंच गया था कि जी इंडियन आर्मी इज इन्वॉल्व इन द दहशतगर्दी टेररिज्म, और जो एक्सप्लोसिव था वो चुराया गया था। ये इंडिया के लोगों को पता होना चाहिए, उनको सोचना चाहिए कि उनकी फौज उनको मार रही है। पुलवामा में आपने अपने 20 फौजी 50 फौजी मरवा दिए, तराना बना वहाँ पे, आपके बच्चों ने बनाया कि ये दुश्मन बाहर से नहीं आया, अपनों ने करवाया। और आज डेविड एलिसन ने किताब लिखी द बिट्रेयल ऑफ इंडिया, जिसमें उसने कहा कि ये जो पुलवामा का वाक़या है ये इंडिया की दहशतगर्द फौज ने और रॉ ने और मुसैद ने मिलकर के, शर्म नहीं आती यार अपने फौजियों को मरवाते हुए। हु किल्ड करकारे, ये किताब किसने लिखी थी? ये किताब लिखी जो थी ना, रियल टेररिज्म फेस ऑफ इंडिया, ये लिखी गई था नवंबर 2011 में। उसमें उन्होंने बता दिया था कि करकारे को किसने मारा। और ये एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर हैं, इंडिया के ही पुलिस ऑफिसर है, पाकिस्तान के नहीं है, जिन्होंने ये किताब लिखी थी और उन्होंने बात बताया था कि किस तरह उन्होंने मारा है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें डॉक्यूमेंट्स में मौजूद है। खूनख्वारी इस तरह अपने लोगों से करोगे, किसी और से खूनख्वारी नहीं कर सकते। किसी को खूनख्वारी करोगे ना, वो मुंह तोड़ देगा और दांत तोड़ के ना हाथ में पकड़ा देगा। फिर अगर खूनख्वारी करोगे किसी और से, अपने लोगों से जो खूनख्वारी करते हो, आपने तो मेरी बात को कबूल कर लिया। मैं भी यही कह रहा था कि ही इज़ अ टेररिस्ट। वो डिक्टेटर नहीं है, वो दहशतगर्द है, वो खूनख्वार अपने लोगों के लिए दहशत। हमें हिट बैक वहां से करोगे मुझे ना, याद आया। हमें अच्छा बिगड़ साहब, मेरे वक्त की कमी है, ठीक है, 8 से 9 मिनट रह गए क्लोजिंग में, ठीक है। अच्छा मैं कर्नल साहब की जरा मौजूदगी का फायदा उठाते हैं रणवीर साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि अब ये जरा बताएं कि जो पुलवामा हमला हुआ था, पुलवामा वाकया, उसमें जो 40 फौजियों की हलाकत है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, जिम्मेदार कौन है? और वो चैट लीक हुई अर्नाब गोस्वामी की, सारे पोल खुल के रह गए। अब भी आप मोदी सरकार के हक में बोलेंगे, खुलकर झूठ बोलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं फिर से दोहरा दूं कि मेरे को बहुत खुशी हो रही है ब्रिगेडियर साहब ने जिस तरीके से एक भाषण दिया और उनका जो डर था ना, वो पूरी जो उन्होंने कहानी बताई वो आखिर में निकल के आ गई। आप तो भाषण सुनते ही नहीं है,
आप तो दहशतगर्दी के भाषण सुनते हैं, नॉर्मल पीस के भाषण आप नहीं सुनते। खूनख्वारी के भाषण आप जरूर सुनते हैं उस नरेंद्र मोदी दहशतगर्द से। हो गया, मैं बोल दूं फिजा? मुझे दुख हो रहा है कल साहब कि आप एक ऐसे शख्स को सपोर्ट कर रहे हैं जो इंसानों को मार रहा है। मुझे इसका दुख हो रहा है। मैं अपने मुल्क में भी उस शख्स को बड़ा कंडेम करूंगा जो किसी भी तरीक़ेकार से किसी इंसान को मारेगा। तो कुछ तो कहिए ना, कुछ तो सोचिए कि आपके लोग मर रहे हैं, आपके फौजी मर रहे हैं, बोले इस जालिम के खिलाफ आप भी। अब मैं बोल दूं फिजा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो? जी प्लीज प्लीज जी। हाँ, मैं जब भी बोलूंगा जब आप मेरे को मौका देंगे, अदरवाइज मैं नहीं बोलूंगा। तो जी करने साहब प्लीज गो अहेड, प्लीज प्लीज प्लीज। तो मैं ये बोल रहा था कि ब्रिगेडियर साहब का जो भाषण था उसको सुन के मेरे को बहुत अच्छा लगा, और लास्ट में जो उन्होंने समिंग अप करी कि अगर तुम हमको मारोगे तो हम मुंह तोड़ देंगे, दांत निकाल देंगे, उस टाइप की भाषा का इस्तेमाल किया ब्रिगेडियर साहब ने। तो वो जो डर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कभी आपके शाह मोहम्मद कुरैशी बाहर जाके बोलते हैं कि कभी कोई कुछ बोलता है। ये हंसी जो है ना, ये जाने वाली हंसी है, बड़ी प्यारी हंसी है, और हमें ये ऐसी हंसी बहुत 92,000 जब इन्होंने अपने हथियार नीचे गिराए थे तब हमने देखा है इनको कि ये कैसे बिहेव करते हैं। ये हमारे कैदी वैदी रह चुके हैं। इन्होंने पूरा मुल्क तबाह कर दिया, सरेंडर कर दिया। 92,000 फौजी, इतने बड़े जबरदस्त फौजी जो मुंह तोड़ देंगे और दांत निकाल के हाथ में दे देंगे। ये मैं उन फौजियों की बात कर रहा हूं। अब जहां पे फिजा आपने कुछ एक सवाल पूछा, कल साहब जवाब दिया। क्या बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब? करना साहब क्या बात साहब, एक छोटा सा सवाल मेरा खाना में नाश्ते के प्लान आप लोग बनाते रहे, ठीक है, फिर नाश्ते भी आपको ना मिले, दुर्गत भी बनाई आपकी पाक फौज ने। करना साहब ये बातें नहीं याद आपको? मेरे को सारी बातें याद है आपकी फिजा जी। अभिनंदन कैसे किया गिरा? साहब एक छोटा सा सवाल है कर्नल साहब, बिल्कुल गिरा। कल साहब एक छोटा सा सवाल ले लीजिएगा, आपने बिल्कुल सवाल सुन लीजिएगा जरा। सवाल ले लीजिएगा। नहीं, मैं पहले आप रणवीर सिंह साहब मुझे जरा बताइएगा, आप भी नाश्ता करने के ख्वाहिशमंद थे? बालाकोट के बाद रणवीर सिंह साहब आप भी नाश्ता करने के ख्वाहिशमंद रहे हैं, क्योंकि आप भी भारतीय सेना में रहे हैं ना। भारतीय सेना को बड़ा शौक है लाहौर का नाश्ता करने का, लेकिन शौक कभी पूरा नहीं हो सका। मेरा तो बड़ा मन करता है फिजा जी आपके साथ बैठ के मैं नाश्ता करूं। बतौर फौजी, बतौर भारतीय फौज में आप रहे हैं, आपका पाकिस्तान, आप लोग भी लाहौर में नाश्ता करने का बड़ा दिल चाहता था, लेकिन वो नाश्ता कभी मिल ना सका भारत के किसी भी फौजी को। तो आप बुला लें, हम आके नाश्ता कर लेंगे आपके यहाँ पे। अभी बुला लें, वीजा दिलवा दे, मैं आ जाऊंगा। वो तो मेहमान के ब्रिगेडियर साहब जी, ब्रिगेडियर साहब आप तो मेरे ख्याल से आपका जवाब बन जाए। ब्रिगेडियर साहब अब आप जवाब दीजिएगा। हम वो लोग नहीं है जो यूरोपियन यूनियन के लोगों को लेके जाते हैं और श्रीनगर से आगे कहते हैं अब जा नहीं सकते। हमने तो अभी वो आपके पायलट को भी चाय पिलाई थी, और उसके नाम से फिर लंदन में कैफे भी खुल गया था, चाय कैफे। तो हम तो मेहमान नवाज लोग हैं, हम कोई खूनख्वार लोग थोड़ी हैं, कोई ना खौफनाक लोग हैं। काबिले तारीफ चाय पिलाई थी, वेरी गुड। और हमने आप लोगों हम तो चाय पिलाते हैं, उसके ऊपर कैफे खुल जाते हैं। लंदन में कैफे खुल गया, आपको पता है। हमने आपके पायलट को कितनी अच्छी चाय पिलाई, वो खुश होके गया यहाँ से। उसने कहा कि जी इंडियन आर्मी प्रोपेगेंडा करती है, पाकिस्तान आर्मी इज अ प्रोफेशनल आर्मी। आप कहाँ पे आपने शिकस्त खाई, कहाँ पे आपने हथियार डाले, उसके बारे में कुछ बताएंगे ब्रिगेडियर साहब? अच्छा, मैं एक सवाल करता हूँ आपसे, छोटा सा। प्रधानमंत्री बन गया, फिजा बिल्कुल बन गया। फिजा जी ब्रिगेडियर साहब, जी फिजा जी मैं कुछ ब्रिगेडियर साहब, मैं कल साहब से सिर्फ ये पूछता हूँ, कल साहब चले आप ये बता दें, हम तो उसको रोज दुआ देते हैं कि वो दिन दुगना रात चौगना बन जाए और पाकिस्तान का खौफ बढ़ता चले जाए। हम तो दुआएं देते हैं, हम तो बड़े खुश हैं, और हम आपके भी शुक्रिया। किस किस्म का खौफ, किस किस्म का खौफ? और कोई खौफ डिस्क्राइब भी करे ना कल साहब, किस किस्म का खौफ? अच्छा ये बताइए कल साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। कल साहब एक सवाल का जवाब दीजिए, अगर आप एक सवाल का जवाब दे, सही बताइएगा, सच बोलिएगा, आप सच बोलिएगा। हेलो फिजा जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब आप पूछिएगा ब्रिगेडियर साहब। मैं रिफत की तरफ भी जाना चाह रही हूँ। जी ब्रिगेडियर साहब जरा पूछ लीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कर्नल साहब से ये पूछे कि चले खौफ की बात कर रहे हैं, तो जब पाकिस्तान एयरफोर्स के जहाज़ों ने बॉर्डर क्रॉस किया था, तो जो वहाँ पे कश्मीर में हेलीकॉप्टर जो गिराया था वो किसने मारा था? वो किसको खौफ था कि अपना ही हेलीकॉप्टर मार दिया? इतना खौफ चढ़ गया था पाकिस्तान एयरफोर्स का, अपना हेलीकॉप्टर मार के 11 बंदे मार दिए, और उसके ऊपर कोई ताजियत भी नहीं की अपने लोगों से। हाँ बताइए किसका खौफ था जनाब? झूठ नहीं बोलते,
हम आपकी तरह झूठ बताएं नहीं ना बोलते। किसका खौफ था जिसमें हेलीकॉप्टर गिराया अपना? बिल्कुल आप बताएं बिल्कुल। किसका खौफ था अपना मीडिया तो आपका हेलीकॉप्टर जो झूठ गिराया था? बोलता है कुछ कर्नल बताएंगे? साहब, आपका वो मीडिया कितना झूठ बोलता है। लेकिन 92,000 सैनिकों ने कोई सरेंडर किया था ना? हेलीकॉप्टर अपना गिरा दिया, 11 बंदे मार दिए, अपना हेलीकॉप्टर गिरा दिया, हमारे खौफ में 11 बंदे मार दिए। ये होता है खौफ ये तो प्रैक्टिकली, नहीं, बातों जीतने से वाले- खौफ नहीं होता। ऐसा तो नहीं हुआ था ना ब्रिगेडियर साहब, ऐसा नहीं हुआ था ना? ये खौफ होता है, खौफ चलिए। ये होता है कि अपना हेलीकॉप्टर मार दो, हाँ हाँ हाँ, बस, खौफ बस, ये बस, होता है ठीक। करकारे को मार दो, खड़का दो करकारे को। पिछले से इंडियन आर्मी ने गोली मारी, अपना ऑफिसर मार दिया। हु किल्ड करकारे? तो माफ कर हेलमत दो, करकारे। सभी- उसकी फैमिली ने आपके किसी भी डेलीगेशन को रिसीव करने से इनकार कर दिया। उस औरत ने, उसने कहा मैं न फौज के किसी डेलीगेशन को मिलूंगी, न किसी पॉलिटिकल डेलीगेशन को मिलूंगी, क्योंकि इंडियन आर्मी ने मेरे हस्बैंड को मारा है। यू किल्ड करकारे। ये है एक आपकी जो वो मॉरल अथॉरिटी जो है। ठीक है, ठीक है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक सवाल पूछ लूं आपसे? दो पूछिए। जरा जल्दी पूछ लें ताकि मैं फिर रिफत की तरफ भी जाऊं। बिल्कुल नहीं, आप रिफत की तरफ चले जाएंगे। एक सवाल पूछ रहा हूं, मेरे को बस ये बता दीजिए कि आपके पार्लियामेंट में जी, जब ये प्लीज बोला अपना था सवाल कि वो पूछिएगा। माथे पे पसीने आ रहे हैं और पैर कांप रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ था ब्रिगेडियर साहब? वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था जो पैर कांप रहे हैं, वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में था, वो किसी और को तो कहा पैर- गया था, वो इंडिया के हवाले से नहीं था। अगर आप पैर रफ- अगर पैर कांप रहे होते ना तो 10 बजे बॉर्डर क्रॉस ना करते, रात को बॉर्डर क्रॉस करते। अब कर्नल साहब अपने प्राइम मिनिस्टर की मेंटल कैपेबिलिटी देखिए। मैं आपको बताता हूँ, ये टीवी आपके अखबार में आया, अपने प्राइम मिनिस्टर का मेंटल लेवल देखिए। आपकी एयरफोर्स ने कहा कि जी आज हम हमला नहीं करते इसलिए कि वहां पे बादल बहुत ज्यादा हैं और क्लाउडी वेदर है। तो आपका वो दहशतगर्द प्राइम मिनिस्टर कहता है कि यार चले जाओ, बादलों में तो जहाज नजर नहीं आएगा। अब आप मुझे बताएं मैं उसको क्या कहूं? वो खौफनाक है? वो तो किसके लिए खौफनाक है वो मुझे पहले ये बता दें। दलित के लिए खौफनाक है, इंडियन मुसलमानों के लिए खौफनाक है, वो सिखों के लिए खौफनाक है, वो माउस के लिए खौफनाक है, वो नेपाल के लिए किसके लिए खौफनाक है? वो चाइना के साथ क्यों लंबा पड़ गया है? ऐसे आप ही बताइए उम्र ना, निकल चाइना के साथ आपका प्राइम मिनिस्टर क्यों लंबा पड़ गया? पिटते 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 यही जी, तनवीर जिंदगी सिंह मैंने जल्दी से आपको जवाब प्राइम दीजिए कि मिनिस्टर मेरे रिया फर्स्ट कहा है। तरफ वो काफी देर से खामोश हैं। उस दिल फौजी। जी अच्छा जी, ठीक है जी। रिफत, आपका लास्ट कमेंट मैं चाहूंगी। आई एम रियली सॉरी आपको इंतजार करना पड़ा, काफी देर से आप इंतजार कर नहीं, लीजिए। कोई बात नहीं। असल में मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही थी। जो देवेंद्र जी हैं वो बार बार जो है वो रिपीट कर रहे हैं वही चीजें और कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, और इन्होंने किसी भी एक चीज के ऊपर जो है वो बात नहीं की जो वहाँ पे जो कश्मीर का जो इशू है, जो वहाँ पे जो किलिंग्स हो रही हैं, वो कभी 1972 के जो आप लोगों का वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उसकी तरफ जा रहे थे कि आपके कितने आर्मी के जो पर्सनल थे वो जो थे अंडर कस्टडी थे इंडिया के। इसी तरह तो मैं देवेंद्र जी को बताना चाहूंगी, जब 1962 में जो आपका वॉर हुआ था चाइना के साथ, तो आपके भी 33,000 जो थे वो उनके कस्टडी में थे, जिनको बाद में एज अ जो वॉर प्रिजनर्स उनको रिलीज किया गया था। इस बात को मानने में शर्म नहीं आती, हमें इसको मानने में शर्म नहीं। हमारी शिकस्त हुई थी 65 की लड़ाई में, और बहुत ही जबरदस्त शिकस्त हुई थी। हम इसको मानते हैं। इसमें जो सही है वो सही है, जो आज क्या हुआ? आज की लड़ाई में क्या हुआ? मुझे बात करने का मौका दीजिए प्लीज। मैं आप लोगों के आज की लड़ाई में बताए ना क्या हुआ? क्या आप सीमा तो पार नहीं की इंडिया कश्मीर चाइना ने? तो लड़ते, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन पाकिस्तान वाले वो मानने को तैयार नहीं थे। ब्रिगेडियर साहब हमारे कैदी रहे होंगे, बता दें कि कहाँ पे रहते, कौन सा PW कैंप। नहीं, मैं कैदी नहीं रहा, मैं कैदी बिल्कुल नहीं रहा। आपकी भाषा का तरीका बताया है कि आप एक कैदी रहे हो। आप नहीं तो आप अपने इंडियन आपकी जो बातें हैं, जो आपका इंडियन आर्मी चीफ, वो किसी कैदी के अलावा नहीं आ सकता। वो चीज जो उमड़ के आती है बार बार, ठीक है, बगैर ठीक है कैदी नहीं आ ये तो सकती फिर है। लंबी डिबेटें चलती रहेगी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कैदी नहीं रहा। जर्मनी ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, मुझे क्लोजिंग का कहा जा रहा है। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़िर होगी अगले हफ्ते पाक भारत टाकरा में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।